नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीमान शर्मा। आज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 10th का रिज़ल्ट लगा है। जितने बच्चे सफल हो चुके हैं मैं उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के काम आएगा जो 10th स्टैंडर्ड पास आउट होने के बाद में साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहते हैं, और ये वीडियो उनके सब्जेक्ट सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, और मैं आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके परिचित में जो भी 10th पास आउट हो चुके हैं स्टूडेंट या उनके परिवार वाले जो भी आपके कांटेक्ट में होंगे उनको आप ये ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एक परफेक्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन उनके कैरियर को एक नई रूपरेखा दे सकता। तो हम इस बात से शुरू करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्शन करने का आधार क्या होता है, हम किस बेसिस पे किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। मुझे ये लगता है कि पहला तो ये होता है कि कैरियर डिज़ाइन करना है। अगर आपको किस फील्ड में कैरियर डिज़ाइन करना है और उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हेल्प कर सकते हैं, सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है। सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि आप किस सब्जेक्ट को मार्क्स ओरिएंटेड समझते हैं। अगर वो आपको मार्क्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है तो आप उस सब्जेक्ट को बिल्कुल सेलेक्ट करते हैं। या फिर थर्ड रीज़न ये हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो किसी सब्जेक्ट में, उसका पढ़ने का, उसका नॉलेज लेने का बहुत ज़्यादा मन हो। इस तरीके के ये 2-3 रीज़न होते हैं जिससे हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले शुरू करते हैं कैरियर से। अगर साइंस स्ट्रीम लेने के बाद में आपको मेडिकल या पैरामेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बनाना है तो आप लोगों को जनरल साइंस लेना होगा, क्योंकि आपको बायोलॉजी ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इस स्ट्रीम में जाने के लिए। लेकिन अगर आपको मेडिकल या पैरामेडिकल फील्ड में नहीं जाना है, उसके अलावा आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, या फिर आपको एनडीए में जाना है, आपको आर्किटेक्ट में जाना है, फार्मेसी में जाना है, आईआईटी में से इंजीनियरिंग करनी है, तो इन सब स्ट्रीम के लिए आपके लिए और भी बेनिफिटेड एक सब्जेक्ट है, बाइफोकल स्ट्रीम है एक्चुअली वो। उसमें काफ़ी सारे लिस्टेड सब्जेक्ट्स हैं। इनका फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाइफोकल सब्जेक्ट के अंडर कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। आपको एक बुकलेट मिला होगा गाइडेंस सेंटर से, या फिर आपके स्कूल की तरफ से आपको दिया गया होगा। उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपको दिखाई देंगे। लेकिन उसमें से 2-3 इम्पॉर्टेंट और जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपको हर एक कॉलेज में मिल जाएंगे ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको तकरीबन बहुत सारे कॉलेजेस में मिल जाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस भी अभी कुछ कॉलेजेस में शुरू कर दिया है, जिनका इन सब स्ट्रीम में, अगर आप पैरामेडिकल स्ट्रीम छोड़ के अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में और जितनी भी मैंने कैरियर के लिए बताई हैं, अगर आपने सोचा है कि आपको फार्मेसी में जाना है, एनडीए करना है, या आपको क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग में जाना है, आईआईटी करनी है, तो आपको ये बाइफोकल सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हो सकते हैं। अगर आप जनरल साइंस लेते हैं, और जनरल साइंस लेके भी आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो, ये कोई बात नहीं है कि आप जनरल साइंस लेके इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जा पाओगे। लेकिन जनरल साइंस लेने के बाद में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इंग्लिश ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, कंपलसरी लैंग्वेज होता है। इंग्लिश के साथ में सेकेंड लैंग्वेज आप लेते हैं हिंदी या मराठी, या और भी फिजिक्स कंपलसरी होता है, देन केमिस्ट्री कंपलसरी होता है। मैथ्स के साथ में साइकोलॉजी कभी कभी किसी किसी कॉलेजेस में देते हैं जहाँ पर अवेलेबल होता है। लेकिन मैथ्स को ड्रॉप करके आप साइकोलॉजी लेंगे तो फिर आप अपने लिए काफ़ी सारे दरवाजे बंद कर लेंगे, क्योंकि कई स्ट्रीम्स ऐसी है जहाँ पे मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। सो मैथ्स ड्रॉप करके साइकोलॉजी लेने का जो डिसीज़न है ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना। और इसके अलावा 6th सब्जेक्ट होगा आपका बायोलॉजी जनरल साइंस में। तो ये सारे 6 सब्जेक्ट हो गए, 100 मार्क्स ईच, 600 हो गया। और एक और कंपलसरी सब्जेक्ट है 7th सब्जेक्ट, दैट इज़ ऑफ 50 मार्क्स, ईवीएस। ये भी कंपलसरी है बिल्कुल। आप किसी भी स्ट्रीम में लें, फिर कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो या साइंस में हो, एचएससी के लिए आपको ये वाला सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। तो इस तरीके से 650 मार्क्स का आपका टोटल एचएससी बोर्ड 12th बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर आपने बाइफोकल स्ट्रीम के किसी भी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, ऐसे काफ़ी सारे हैं, इसमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट आपके 2 सब्जेक्ट्स को रिप्लेस करेगा जनरल साइंस के। एक तो बायोलॉजी और एक सेकेंड लैंग्वेज, वो हिंदी या मराठी या फ्रेंच जो भी होगा आपका, उसको किस किस को रिप्लेस करेगा, बायोलॉजी को और सेकेंड लैंग्वेज को रिप्लेस करेगा। आप सोचेंगे ये एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट्स को कैसे रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स का।
तो इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप ले लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स 1 और इलेक्ट्रॉनिक्स 2 ऐसे दो सब्जेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स 1 आपके सेकेंड लैंग्वेज को रिप्लेस करेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स 2 आपके बायोलॉजी को रिप्लेस करेगा। उसी तरीके से अगर आपने कंप्यूटर साइंस ले लिया तो वो भी वैसा ही है, CS1 कंप्यूटर साइंस 1 बायोलॉजी कर देगा, CS2 आपके सेकेंड लैंग्वेज को रिप्लेस कर देगा। इस तरीके कोई भी आप बाइफोकल स्ट्रीम में से किसी भी एक सब्जेक्ट को ले लेंगे तो आपके दो सब्जेक्ट्स चले जाएंगे। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो CS या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स लेने के बाद में आपको इंटरनल मार्क्स जो हैं 50-50 मीन्स 100, इलेक्ट्रॉनिक्स 1 के जो 100 मार्क्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का जो 100 मार्क्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स 1 का जो 100 मार्क्स जिसने हिंदी को रिप्लेस किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 जिसने आपके बायोलॉजी को रिप्लेस किया है, ये 100 मार्क्स के दो हो गए। लेकिन 100 मार्क्स के एक पेपर में, एक सब्जेक्ट में आपके दो पार्ट होते हैं, 50 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल, 50 मार्क्स फॉर थियरी। इसका मतलब ये होता है कि 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, और 50 मार्क्स का ही थियरी एग्जाम आपको देना है। ठीक उसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में भी बेनिफिट होगा, 50 मार्क्स की थियरी और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। तो देखा जाए तो 50 और 50 100 मार्क्स की तो प्रैक्टिकल हो गए और 100 मार्क्स की सिर्फ थियरी हो गई, जिसकी आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। तो यहाँ पर सीधे सीधे समझ में आता है कि आपकी मेहनत आधी हो जाती है। उसी तरीके से अगर आपने इंजीनियरिंग करने के लिए आपने सेकेंड लैंग्वेज या बायोलॉजी लेके आप आगे जा रहे हो, तो फिर हो सकता है कि आपको लैंग्वेजेस में आप ज़्यादा स्कोर ना कर पाओ मार्क्स, क्योंकि हमें सबको पता है कि लैंग्वेजेस में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर टोटल मार्क्स स्कोर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हर साल बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 200 आउट ऑफ 200 स्कोर करते हैं। इस साल भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 200 आउट ऑफ 200 भी अचीव किया है। ठीक है, तो यहाँ घुमा फिरा के बात ये होती है कि मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके रिजल्ट में 30% तक का इंक्रीमेंट कर सकता है। 30% तक का इंक्रीमेंट HSC के फाइनल एग्ज़ाम में। जेई आपको अगर एग्ज़ाम देना है, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, तो आपको 75% कंपलसरी होते हैं जेई एडवांस का एग्ज़ाम देने के लिए। इस साल कोरोना है तो हो सकता है कि इस साल ये क्राइटेरिया नहीं लगाया होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो कोरोना होगा नहीं, तो आपको 75% तो कम से कम अचीव करने ही होंगे 12th स्टैंडर्ड में। और अगर आप बाइफोकल ले लेते हैं तो ये कितना आसान हो जाता है अचीव करना, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ 2-3 बच्चों का एग्जाम्पल देके। इस स्टूडेंट का नाम है कार्तिकेन, मेरे परिचित का रिजल्ट है, अभी 12th पास आउट हो चुका है ये स्टूडेंट। इसका सीट नंबर था M073658। इसने इंग्लिश में 66 मार्क्स स्कोर किए हैं, मैथ्स में 61, फिजिक्स में 63, केमिस्ट्री में 64, इलेक्ट्रॉनिक्स में 186, ईवीएस में 45 मार्क्स। इस तरीके से टोटल 650 आउट ऑफ उसने 485 मार्क्स स्कोर किए हैं। लेकिन ये रिजल्ट मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ये एज एन एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस तरीके का अचीवमेंट सिर्फ सब्जेक्ट सिलेक्शन, प्रॉपर सब्जेक्ट सिलेक्शन की वजह से हो गया है। देखिए कैसे, इसके अगर मैं इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट के जो कि कंपलसरी भी हैं, इनके अगर मैं टोटल करूं तो 66 + 61 + 63 + 64 टोटल हो जाता है। इसका परसेंटेज आ जाता है 63.5। अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो ये परसेंटेज 63.5 आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश का, ये 4 सब्जेक्ट का परसेंटेज हुआ 63.5। लेकिन उसने टोटल तो 485 स्कोर किया है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में 186 स्कोर किया है, इसीलिए उसका परसेंटेज बन जाता है 74.62%। और अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर की बात करूं तो 186 आउट ऑफ 200 है, जिसका मतलब आता है 28.62%। 28.62% बड़े हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की वजह से हैं। और सोचिए अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लिया होता इस स्टूडेंट ने, तो ये कहीं ना कहीं 63 या 64% के करीब रह जाता। लेकिन अब ये 75% अचीव कर चुका है और ये अब जेईई एडवांस देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ। उसी तरीके से मेरे पास एक और एग्जाम्पल है CS स्टूडेंट का। इसके मार्क्स भी इसका सीट नंबर M073888 है। इसने इंग्लिश में 83, मैथ्स में 68, फिजिक्स में 66, केमिस्ट्री में 60। मतलब मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में मैं बात करूँ तो वो 60 के करीब ही रही है अभी तक।
लेकिन अगर इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और ईवीएस इनके भी मार्क्स उसके जोड़ दिए जाएं, जो कि 83, 191 और 40 हैं, तो आपको उसका टोटल होता है 508, जिससे कि उसका परसेंटेज बन गया है 78%। लेकिन अगर मैं इसमें से फिर से सीएस के सब्जेक्ट का को अगर निकाल दूं, जो कि 191 इसने स्कोर किया है, तो इसका परसेंटेज सिर्फ बनता है 69। मतलब ये कहीं ना कहीं 69% के यहाँ पर रुक जाती थी, और अब इसने 78% अचीव कर लिया है। अगर मैं सिर्फ सीएस सब्जेक्ट के शेयर की बात करूँ तो वो है 191 आउट ऑफ 200, तो 29.38%, 29.38% मार्क्स उसके बन गए हैं। मार्क्स उसने अचीव किए हैं, परसेंटेज, सिर्फ सीएस सब्जेक्ट लेने की वजह से। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा, और आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या बाईफोकल स्ट्रीम लेने की वजह से आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप ऑलमोस्ट 30% तक अपने मार्क्स को बढ़ा पाते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि आप मार्क्स ओरिएंटेड तो हैं ये सारे के सारे सब्जेक्ट। रीज़न क्या होता है हमारा किसी भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का, वो सेकेंड रीज़न होता है नॉलेज वाइज। अगर मैं नॉलेज वाइज बात करूँ तो सीएस में आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जैसे कि C++ है, असेंबली लैंग्वेज है, आपको प्रोसेसर्स पे काम करने के लिए मिलता है। और कंप्यूटर फील्ड में बहुत ज़्यादा 11th स्टैंडर्ड से ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि आप प्रेजेंटेशन देते हैं। अगर मैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में भी आप लोगों को प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए मिलते हैं, जिसके अलग से मार्क्स होते हैं। आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है, आपको लाइव प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। इस तरीके का काम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में करने मिलता है। तो नॉलेज वाइज भी आप लोगों को ये बहुत काम आता है। प्रोजेक्ट वगैरह बनाना आपको बहुत कुछ सिखाता है प्रोजेक्ट बनाने में। और इलेक्ट्रॉनिक्स के में अगर सब्जेक्ट वाइज नॉलेज की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स इस सब्जेक्ट का फिज़िक्स से भी बहुत ज़्यादा रिलेशन है। फिज़िक्स में आपके 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते पढ़ते आप लोगों को फिज़िक्स के उन चैप्टर्स के को, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई अच्छे से कर ली तो फिज़िक्स के वो सारे चैप्टर्स आपको आ ही जाएंगे टोटल में से। तो अगर ये मैं नॉलेज वाइज बात करूँ तो नॉलेज वाइज भी ये सब्जेक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, जैसे कि आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करते हैं। प्लस आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें, अलग से चीज़ें सीखने मिलती हैं, जो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के लिए आप नेक्स्ट लेवल पे आफ्टर 12th सीखने वाले हो। आपको बहुत अच्छा बेस प्रोवाइड करता है ये आपके मार्क्स वाइज भी अगर बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है तो क्यों ना इनको सिलेक्ट किया जाए। और ये मेरा वीडियो बनाने का आज ये वीडियो बनाने का एक और मकसद ये है कि आप लोगों ने सबने अपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, ठीक है, आपने यूज़र आईडी बना ली होगी, आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना लिया होगा। आपको फॉर्म 1 सबमिट करने का 1 अगस्त से टाइम दिया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने, गवर्नमेंट ने। और उसमें जब आप फर्स्ट फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पर एक कॉलम है कि आप बाईफोकल लेना चाहते हैं या नहीं चाहते, वहाँ पर आपको टिक करना है। अभी तक बोर्ड ने ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि अगर आपने बाईफोकल वाले कॉलम पे टिक नहीं किया है, मतलब इसका वो निकलता है कि आप बाईफोकल सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते। तो अगर आपको थोड़े दिन के बाद में, जैसे आप एडमिशन लेने जाएंगे फॉर्म भरने के बाद में, तो आपको बाईफोकल सब्जेक्ट शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने बाईफोकल सब्जेक्ट पे टिक कर दिया है और फिर आप जनरल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि फॉर्म 1 सेलेक्ट करते टाइम पे आप बाईफोकल सब्जेक्ट को ज़रूर उसके ऊपर टिक करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आप बाईफोकल सब्जेक्ट लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में भी बाईफोकल सब्जेक्ट्स ले लिए, लाइक आपने कंप्यूटर साइंस ले लिया या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया है, तो आप 12th में अगर आपका मन नहीं बना, कहीं ना कहीं आपको लगा, और ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरे इतने साल के कैरियर में, मैंने नहीं देखा है, एक आधे एक्सेप्शंस को छोड़कर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसी को कैरी ऑन करते हैं, क्योंकि इसमें इसके बेनिफिट्स उनको और ज़्यादा समझ में आ जाने लगते हैं, ठीक है। तो स्विच करने का कोई सवाल नहीं होता। लेकिन अगर आप 11th के बाद में भी स्विच करना चाहें कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स बाईफोकल से, आप जनरल साइंस में अगर आना चाहते हैं तो आपको अलाउ करते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार जनरल साइंस ले लिया, मतलब आपने बायोलॉजी सेकेंड लैंग्वेज लेके आप 11th में कैरी ऑन कर रहे हो, तो आपको 12th में आपको बाईफोकल सब्जेक्ट्स नहीं मिलते। ऐसा आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये नॉलेजेबल लगा होगा। तो जितने भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी पास आउट कर चुके हैं, एटलीस्ट उनके पास अवेयरनेस हो, उनको जानकारी हो बाईफोकल सब्जेक्ट की, ये अवेयरनेस क्रिएट करने का भी मेरा एक मकसद था। थैंक यू। जय हिंद।
स्टे सेफ, स्टे होम।